लोकतंत्र की विशेषताएं। आज का हमारा विषय है लोकतंत्र की क्या क्या विशेषताएं हैं। आइए सबसे पहले लोकतंत्र की विशेषताओं के अंतर्गत एक परिभाषा देखिए, उस परिभाषा का हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। लोकतंत्र शासक का एक रूप है जिसमें जनता अपने शासक का चुनाव स्वयं करती है। इस पर अनेक सवाल खड़े उठे हैं। इस परिभाषा के अनुसार कुछ प्रश्न बन रहे हैं। देखिए आप, शासक कौन है? किसी सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उसके किन अधिकारियों का चुनाव हुआ होना आवश्यक है? लोकतंत्र में से कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं? किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं? किसी चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के लिए किन किन शर्तों को पूरा किया जाना ज़रूरी है? कौन लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं या खुद शासक के रूप में चुने जा सकते हैं? क्या इसमें प्रत्येक नागरिक का बराबरी की हैसियत से भाग लेना ज़रूरी है? क्या कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने कुछ नागरिकों को अधिकारों से वंचित कर सकती है? सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे? क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं या लोकतांत्रिक सरकार के कुछ लक्ष्मण रेखाओं में बंद कर रहना काम करना ज़रूरी है? क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं को नागरिकों के कुछ अधिकारों का आदर करना चाहिए? कुछ उदाहरणों के साथ इन सब पर बारी बारी से हम विचार करेंगे। प्रमुख निर्वाचित नेताओं के हाथ। देखिए आप, सबसे पहले इस समय आप ये जानिए कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे, बहुत पुरानी बात है ये, जनरल परवेज़ मुशर्रफ। तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो थे उस समय जब वो राष्ट्रपति थे तो अक्टूबर 99 में अक्टूबर में इनकी सरकार जो थी सैनिक तख्ता पलट हो चुका था, सरकार गिर गई थी इनकी। ठीक है, जनरल परवेज़ मुशर्रफ को हटा दिया गया था और उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका था। फिर से देखिए, सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की थी इन्होंने। ठीक है, और उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका, यानी कि सैनिक शासन आ गया था। परवेज़ मुशर्रफ खुद एक आर्मी में थे, सैनिक थे वो, और उन्होंने सारी शक्तियाँ जो थी अपने हाथ में ले रखी थी, तानाशाही करते थे। तो उनका शासन उखाड़ फेंका और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया उन्होंने। ठीक है, और बाद में खुद को कार्यकारी कि मैं संभालूंगा। सेना के अंतर्गत वो खुद राष्ट्रपति बन गए बाद में। और 2002 में एक जनमत संग्रह हुआ, जनता के द्वारा वोटिंग हुई और अपना कार्यकाल 5 साल के लिए उन्होंने बढ़वा लिया कि अगले 5 साल भी मैं राष्ट्रपति रहूँगा। पाकिस्तानी मीडिया, मानवाधिकार संगठन और लोकतंत्र में काम करने वालों ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी है, क्योंकि जनमत संग्रह बुलाकर वोटिंग करवाकर उन्होंने अपने आप को अगले 5 साल के लिए जो है अपना कार्यकाल बढ़वा लिया। अगले 5 साल के लिए भी वही राष्ट्रपति रहेंगे। ऐसे जनमत संग्रह का फिर जनता ने क्या किया? विरोध किया। ठीक है, और जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी मानी गई और इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियाँ की गई। अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को ही बदल डाला। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को ही उन्होंने बदल डाला और इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। संविधान को ही बदल डाला उन्होंने। और ये जो ऑर्डर निकलवाया, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, इस ऑर्डर में राष्ट्रपति जो होता है वो राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों असेंबलियों को भंग कर सकता है। ये पूरा पावर उसने अपने हाथ में ले लिया और एक प्रकार की तानाशाही शुरू कर दी। मंत्री परिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा निगरानी करती है ना। मंत्री परिषद जो काम करती है, उस मंत्री परिषद को भी एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है ना, कि मंत्री परिषद में मंत्री लोग किस प्रकार कार्य कर रहे हैं। लेकिन ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद थी, इसके अधिकतर जो सदस्य थे मंत्री परिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है, जिसके ज़्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी थे और मुशर्रफ जो था वो खुद फौजी था। इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के चुनाव फिर से करवाए गए, क्योंकि इसने दोनों को भंग कर दिया था। राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुनाव कराए थे, इन दोनों को इसने भंग कर दिया। और इस प्रकार पाकिस्तान में
संसद और सरकार से इस प्रकार पाकिस्तान में ऐसी तानाशाही और इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव भी हुए, चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों और जनरल परवेज मुशर्रफ के हाथ में आ गई। ठीक है, वो खुद फौजी था, उसकी सेना के अधिकारी यानी जो राष्ट्रीय जो इनकी परिषद थी उसमें भी जो लोग थे, मंत्रिपरिषद के जो लोग थे वो भी फौजी थे, तो इसका कानून पास होना बहुत इजी रहा और इस प्रकार इसने सारी राष्ट्रीय और प्रांतीय जो असेंबलियाँ थी उनको भंग कर दिया, उनकी फिर से वापस इलेक्शन करवा दिए और सारी सत्ता जो है उस पर इसने खुद राज किया और अपना खुद का कार्यकाल इसने अगले 5 सालों के लिए भी बढ़ा लिया। तो ये कुल मिलाकर इसकी तानाशाही को ही बताता है। स्पष्ट जनरल मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र न कहने के अनेक ठोस कारण हैं, क्योंकि ये साफ दिख रहा है कि यहाँ पर लोकतंत्र नहीं है, यहाँ पर राजतंत्र है, तानाशाही है, फौजी तानाशाही है। ठीक है, स्पष्ट है कि जनरल मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र न कहने के अनेक कारण हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ एक कारण पर ही चर्चा करेंगे। क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासक का चुनाव किया? नहीं, हम नहीं कह सकते। लोगों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि वास्तविक शासक नहीं थे। वे अंतिम फैसला नहीं ले सकते थे। अंतिम फैसला जो था वो मुशर्रफ के हाथ में था। अंतिम फैसला अधिकारियों, सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के हाथ में था। जनरल मुशर्रफ ही फैसला करेगा कि आगे क्या करना है, और जनरल मुशर्रफ को जो है वो जनता ने नहीं चुना, तो जनता के द्वारा वो नहीं चुने गए। इस प्रकार ये जो सरकार है ये लोकतांत्रिक तो हो ही नहीं सकती। ऐसा तानाशाही और राजशाही वाली अनेक शासन व्यवस्थाओं में होता है। तो यहाँ राजशाही थी, राजतंत्र था, तानाशाही थी, सैनिक शासन था पाकिस्तान में। वहाँ औपचारिक रूप से चुनी हुई संसद और सरकार तो होती है, पर असली सत्ता उन लोगों के हाथ में होती है जिन्हें जनता नहीं चुनती है। तो मुशर्रफ को जनता ने नहीं चुना और मुशर्रफ के हाथ में ही असली पावर था। ऐसे देशों में असली ताकत विदेशी शक्तियों के हाथ में रहती है, न कि चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में, और इसे लोगों का शासन नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल समझ में आ रहा है कि इसे लोगों का शासन नहीं कहा जा सकता, इसे राजतंत्र कहा जा सकता है। इससे हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता पर पहुंचते हैं, और पहली विशेषता क्या है कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। अंतिम निर्णय लेने की जो शक्ति है वो लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास में ही होनी चाहिए। लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही डिसीजन लेंगे कि उनका शासक कौन बनेगा। तो आपकी पहली जो विशेषता है वो यही बनती है। फिर आप दूसरा पॉइंट देखिए, हेडिंग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। चीन की संसद को क्वांगुओ रेममीन दाइबियाओ दाहुई, यानी कि आप साधारण शब्द समझ जाइए, राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं चीन की संसद को। ठीक है, और चाइनीज़ भाषा में कहते हैं क्वांगुओ रेममीन दाइबियाओ दाहुई। चीन की संसद के प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से इलेक्शन होते हैं। हर 5 साल बाद चीन में भी राष्ट्रीय जन संसद है चीन में, और हर 5 साल बाद वहाँ भी इलेक्शन होते हैं। इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। देश का राष्ट्रपति चुनती है ये संसद। इसमें पूरे चीन से करीब 3000 सदस्य आते हैं। कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से, यानी इलेक्शन लड़ने से पहले इस चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से परमिशन लेनी पड़ती है। फिर 2002 और 2003 में हुए चुनाव में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और संबंध कुछ छोटी पार्टियों के सदस्यों को भी चुनाव लड़ने की अनुमति मिलती है। ठीक है, 2002 में और 2003 में हुए चुनाव में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबंधित छोटी पार्टियों के सदस्य ही इलेक्शन लड़ सकते थे। केवल इन्हीं को, कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबंधित छोटी छोटी जो पार्टीज़ है ना, उन्हीं से ही इनको इलेक्शन लड़ने की अनुमति मिली। सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की बनती है, क्योंकि लोग भी कम्युनिस्ट पार्टी के ही खड़े होते हैं। समझ में आ रही है बात। फिर आप देखिए 1930 में आज़ाद होने के बाद से, मैक्सिको की बात कर रहे हैं हम, 1930 में आज़ाद होने के बाद से मैक्सिको में हर 6 वर्ष बाद
कितने? हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है। चीन का तो हमने पढ़ लिया। अब हम मैक्सिको में हर 6 वर्ष बाद इलेक्शन होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। देश में कभी भी फौजी शासन या तानाशाही नहीं आई है मैक्सिको में, लेकिन 2000 की बात करें, 2000 तक हर चुनाव में PRI इंटरनेशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी नाम की एक पार्टी को जीत मिली थी। विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेते थे, पर कभी भी उन्हें जीत हासिल नहीं होती थी। आप देख रहे हैं ये वोटिंग के लिए बना रखा है ऐसा कार्टून, पर उन्हें कभी भी जीत हासिल नहीं होती थी। चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हर हाल में ये लोग इलेक्शन जीत लेती थी। ये पार्टी PRI कुख्यात पार्टी थी, बदनाम पार्टी थी, और हर प्रकार के हथकंडे अपना करके ये पार्टी इलेक्शन जीत लेती थी। सरकारी दफ्तरों में काम करने वाली सभी लोगों के लिए पार्टी की बैठक में जाना जरूरी था। सरकारी दफ्तरों में जो भी काम करते थे उन लोगों को पार्टी की बैठक में जाना अनिवार्य था। सरकारी स्कूल के अध्यापक अपने छात्र छात्राओं और माँ बाप से PRI के लिए वोट देने को कहते थे कि आपको PRI को वोट देना है। एक कुख्यात बदनाम पार्टी थी ये, लोगों से वोट लेती थी। मीडिया भी जब तब विपक्षी दलों की आलोचना करने के अलावा उनकी गतिविधियों को नज़रअंदाज कर देती थी, ध्यान नहीं देती थी। कई बार एकदम अंतिम क्षणों में मतदान केंद्रों को एक जगह से हटाकर लास्ट टाइम पर मतदान केंद्रों को हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता था, जिससे लोग वोट नहीं डाल पाते थे। ठीक है, PRI अपने उम्मीदवारों के चुनाव अभियान पर काफ़ी पैसा खर्च करती थी, पर क्या हम ऊपर वर्णित चुनावों को लोगों द्वारा अपना शासक चुनने का उदाहरण मान सकते हैं? इन उदाहरणों को पढ़ने के बाद तो यही लगता है कि हम ऐसा नहीं कह सकते। काफ़ी सारी समस्याएं हैं। चीन के चुनाव में लोगों के सामने कोई वास्तविक और गंभीर विकल्प ही नहीं होता। लोगों को शासक या दल उसके द्वारा स्वीकृत उम्मीदवारों को ही वोट देना होता था। क्या हम इसे मनपसंद चुनाव कह सकते हैं? नहीं कह सकते। मैक्सिको के मामले में तो लगता है कि कहने को विकल्प होते हुए भी असल में वहाँ की जनता के पास कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। वहाँ तो ये PRI पार्टी ही इलेक्शन लड़ेगी और यहाँ इसी का ही नेता जीतेगा। तो कुल मिलाकर विकल्प होते हुए भी विकल्प पर अमल नहीं होता था। किसी भी तरह वहाँ शासक दल को पराजित नहीं किया जा सकता था, लोगों के चाहने पर भी नहीं होता था। तो वहाँ पर चुनाव निष्पक्ष होते ही नहीं थे, फर्जीवाड़ा था। ठीक है, तानाशाही थी फुल PRI पार्टी की। इस प्रकार अब हम लोकतंत्र की असली अपनी समझ में एक अन्य विशेषता और गुण को जोड़ सकते हैं कि लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव कराना ही पर्याप्त नहीं होता। चुनाव में एक से ज़्यादा असली राजनीतिक विकल्पों के बीच चुनने की स्थिति भी होनी चाहिए। यानी एक पार्टी नहीं होनी चाहिए, बल्कि पार्टी के साथ साथ अनेक लोग खड़े होने चाहिए, अनेक पार्टियां आनी चाहिए। लोगों के पास ये विकल्प रहना चाहिए कि वे चाहे तो शासक को दल को गद्दी से उतार दे। इस प्रकार आप दूसरी विशेषता पर पहुंच गए हैं। क्या विशेषता है? लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत और हार के समान अवसर हो। तो इस प्रकार हम दूसरी विशेषता पर पहुंच गए हैं। सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार जो है वो समान महत्व वाली होनी चाहिए। फिर आप देखिए, एक व्यक्ति एक वोट एक मोल, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, नारा है एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। पहले हमने पढ़ा है कि किस तरह लोकतंत्र के लिए होने वाला संघर्ष सार्वभौम वयस्क मताधिकार के साथ जुड़ा है। यानी जिस व्यक्ति की आयु 18 वर्ष की हो चुकी है वो वोट दे सकता है। लेकिन अब इस सिद्धांत को लगभग पूरी दुनिया ने मान लिया है, पर किसी व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार से वंचित नहीं करने के उदाहरण भी नहीं है। 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ठीक है, फिर एस्टोनिया के बारे में आप जान सकते हैं कि एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम कुछ इस प्रकार से बनाए हैं कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती थी। फिजी की चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल वासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिक के वोट से ज़्यादा महत्व वाला था। लोकतंत्र राजनीतिक समता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। इम्पोर्टेंट बात है, लोकतंत्र राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रकार हम लोकतंत्र की तीसरी विशेषता में आ गए हैं। क्या है? लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। यानी आपके वोट का मूल्य है
आपका वोट इम्पोर्टेंट है, इस बारे में हमको